ऐसे करते करते नूर 5-6 जगह काम के लिए पूछती है पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ी उदास हो जाती है। नूर को उसके अपार्टमेंट से निकले पूरा 1 घंटा हो चुका था और वो काफ़ी दूर भी आ चुकी थी, पर अब तक उसने अपने लिए एक भी काम नहीं ढूंढा था। नूर बस इधर उधर देखकर सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक कैफ़े पर पड़ती है जो नूर को दूर से सड़क की दूसरी तरफ दिखाई दे रही थी। उस कैफ़े को देखकर नूर खुश होते हुए खुद से ही कहती है, वाह देखो वहाँ पर तो एक कैफ़े है। क्या मैं उनको बोलूँ कि वो मुझे काम पर रख ले? अब तक मैंने जितने भी देखे उन्होंने मुझे काम नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया, पर मुझे तो चाहिए ना काम, क्योंकि मेरे पास तो एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं है और मुझे बहुत जोरों से भूखी लगी है। नूर के पास अब तक जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो गए। कोई बात नहीं, मैं जॉब करके थोड़े पैसे जमा कर लूँगी, और वैसे भी नूर तो मम्मा की ब्रेव बेबी है ना। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है और 1-2 कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है। जब नूर आगे उस कार की तरफ देखती है तभी उस कार में जो आदमी बैठा हुआ होता है वो खिड़की से अपना सिर थोड़ा बाहर निकालते हुए नूर पर बहुत जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, मरना है क्या? और मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना। मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुझे मरने के लिए? चल हट मेरी गाड़ी के सामने से। तभी वो आदमी नूर को घूरते हुए फिर से कहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक से सड़क पर चलना भी नहीं आता लोगों को। उस आदमी के ताने सुनकर भी नूर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसकी गाड़ी के आगे से हट जाती है। तभी वो आदमी अपनी कार ड्राइव करते हुए एक बार नूर को अपनी चिल जैसे आंखों से घूरता है और वहां से निकल जाता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद नूर एक चैन की सांस लेती है और फिर हंसते हुए खुद से कहती है, बच गई तुम नूर, वरना आज तो वो इतनी बड़ी गाड़ी मेरे ऊपर आ जाती। वैसे अच्छा ही होता, कम से कम मुझे खाने के लिए तो नहीं तड़पना पड़ता, बट चलो शायद बाबाजी नहीं चाहते कि मैं इतने जल्दी उनके पास आऊं। इतना कहकर नूर एक बार अपने आगे पीछे देखती है और फिर रोड साफ देखकर जल्दी से सड़क के उस तरफ दौड़ती है जहां पर वो कैफे था। वैसे अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बजे थे, पर इतनी सुबह सुबह वो कैफे खुल चुका था, क्योंकि वो सिर्फ कैफे ही नहीं था और भी कुछ था। पर क्या? चलो आगे देखते हैं। नूर उस कैफे के पास आकर उसके आगे खड़ी हो गई थी और उसे बड़ी गौर से देखने लगी, क्योंकि वो कैफे बाकी कैफे के मुकाबले बहुत अलग, अजीब और बहुत बड़ा था, जैसे वो कोई कैफे नहीं कोई होटल हो। उस जगह को देखने के बाद नूर चुपचाप से उस कैफे के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो एक बड़े से कांच के गेट से अंदर आती है तभी उसके आगे का नज़ारा देखकर उसकी छोटी और मासूम सी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है, क्योंकि नूर देखती है कि उसके आगे सिर्फ कपल्स ही बैठे हुए थे जो किसी की भी परवाह किए बिना एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। उन कपल्स में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में बिठाकर ही उसकी बॉडी से खेल रहा था, तो कोई लड़का किसी लड़की को जानवरों जैसे काट रहा था। असल में नूर अभी जिस कैफे में आई थी वो कोई नॉर्मल कैफे नहीं था। ये मुंबई शहर का सबसे जाना माना कैफे था, जहां कपल्स खुलेआम सेक्स करने से भी शर्माते नहीं थे, और वही उस कैफे में होटल की तरह रूम भी थे जहां कपल्स अपनी अय्याशियां करते थे। इस कैफे से शरीफ लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये शरीफों की लैंग्वेज में कहे तो बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह थी। नूर बिल्कुल ही मासूम थी और उसे इन सब चीज़ों की तो कभी भनक ही नहीं लगी, क्योंकि उसने कभी भी ये सब देखा ही नहीं। बेचारी बच्ची को तो किस करना भी नहीं आता, तो उसे इन सब चीज़ों की क्या ही खबर होगी। उस कैफे में कॉफ़ी से ज़्यादा तो शराब बिकती थी और उसकी स्मेल ने पूरा माहौल गंदा कर रखा था। जैसे ही नूर की नाक में वो स्मेल जाती है उसका जी मचलाने लगता है और उसे उल्टियाँ आने लगती है, पर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसने अभी बहुत ही रिवीलिंग टाइप की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास होगी। वो लड़की नूर को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उससे पूछती है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक बच्ची हो तुम, और इस जगह पर बच्चों का आना सख्त मना है, तो अभी चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। इतना कहकर वो लड़की वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी नूर झट से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम दिला दो, मैं कुछ भी करूँगी, बट प्लीज़ आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दो ना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है दीदी। नूर की इस लाचारी को देखते हुए वो लड़की नूर का हाथ धीरे से पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत गंदी जगह है, तुम यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाओगी। तभी नूर अपनी मासूमियत भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देख उससे कहती है, मेरे पास एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं है, अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे तो शायद मैं भूख की वजह से मर जाऊँ।
नूर की ये दिल को छू जाने वाली बात को सुनकर शायद उस लड़की का दिल भी पिघलता है और वो नूर की तरफ देख अपनी प्लेन वॉइस में नूर से पूछती है, ओके तो मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी जो तुम्हें करना होगा। तुम्हें यहाँ पर आने वाले सभी कपल्स और साथ साथ जो सिंगल गर्ल्स और बॉयज भी आते हैं उनको कॉफ़ी और ड्रिंक सर्व करनी होगी और इसके लिए मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगी, बोलो मंजूर है। उस लड़की की बात को सुनकर नूर किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी जगह पर ही चहकने लगती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ बिल्कुल पर मेरी कॉलेज। तभी वो लड़की नूर से कहती है, तुम एक काम करो, डबल शिफ्ट करो। पहली मॉर्निंग के 6 से लेकर 10 बजे तक और दूसरी इवनिंग के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, मतलब 4-4 8 घंटे की। इससे तुम्हारा कॉलेज भी हो जाएगा और जॉब भी। नूर को वो तरीका सबसे अच्छा लगता है पर अपनी मासूमियत के चलते वो ये नहीं समझ पाती कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। नूर अपनी जॉब के लिए बहुत खुश तो होती है पर उसे ये बात पता नहीं होती कि ये खुशी उससे बहुत ही जल्द छीन जाने वाली है और इस जॉब की वजह से ही उसे और बहुत कुछ देखना और सहना पड़ेगा। नूर उस लड़की से बात करके आज से ही अपना काम शुरू कर देती है पर उसे वहां मौजूद लड़कों की नज़रों से काफ़ी डर लगने लगता है, पर अपने पेट की भूख के लिए वो चुपचाप अपना काम करती है। ऐसे ही उसके कॉलेज का टाइम हो जाता है तो नूर वहीं से अपने कॉलेज चली जाती है। आज कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स मायरा, सारा और सोनाली ही आती है, उनके साथ बॉयज नहीं होते और रहेंगे भी कि उन्हें दूसरे काम भी तो थे ना। वो शैतान अंश अपने हॉस्पिटल में बिजी था तो ईशान और अथर्व अपने अपने कामों में। जब वो तीनों लड़कियां नूर को देखती है तभी मायरा और सारा तो चुप ही खड़ी रहती है पर वो सोनाली ज़्यादा ही उड़ने लगती है और बात बात पर नूर को तंग करती है। आज सारा और मायरा को उनके असाइनमेंट सबमिटेड करने होते हैं तो वो दोनों बस उसी में लगी रहती है, पर वो सोनाली अपनी सो कॉल्ड चमचियों के साथ मिलकर दिन भर नूर को परेशान करती है पर नूर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नूर अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाती है। बट जब मायरा और सारा अपने असाइनमेंट पूरे करके निकल ही रहे होते हैं तभी उन दोनों का ध्यान नूर पर पड़ता है, जो अभी कॉलेज कैंपस के आइसोलेटेड एरिया में अपनी बुक लिए अकेले बैठी होती है। तभी उन दोनों की कानों में नूर की प्यारी सी आवाज़ पड़ती है जो वो खुद से ही कहती है, ओफो नूर ये तो बहुत बड़ा है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, कल तो मुझे भी असाइनमेंट सबमिटेड करने हैं। नूर की बात सुनते ही मायरा नूर की तरफ जाती है और सारा भी उसके पीछे होती है। जब नूर को अपने आगे किसी की परछाई दिखती है तो वो किसी क्यूट से बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर ऊपर करती है और अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाकर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। इस वक्त नूर इतनी ज़्यादा मासूम लग रही थी कि एक पल के लिए वो दोनों भी उसमें ही खो गए थे। पर तभी नूर मायरा से पूछती है, मायरा मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? नूर से नूर की आवाज़ सुनकर वो दोनों अपने होश में आती है और तभी मायरा नूर के लेफ्ट साइड में बैठती है तो सारा राइट साइड में। तभी मायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी रुड आवाज़ में नूर से कहती है, दिखाए कौन सा क्वेश्चन है? तभी नूर मायरा की तरफ देखते हुए इनोसेंटली उससे पूछती है, आप मेरी हेल्प करोगे? इस पर मायरा नूर को घूरते हुए उससे कहती है, मुझे आपके सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ और कह रही हूँ ना, आप सिर्फ उतना ही करिए, समझे? नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है। तभी मायरा फिर से नूर से कहती है, अभी शो मी क्या प्रॉब्लम है? तभी नूर अपनी टेक्स्ट बुक को मायरा के आगे लाती है और फिर अपना उदास सा चेहरा बनाते हुए उससे कहती है, नूर को ये नहीं समझ रहा। तभी मायरा नूर से कहती है, ठीक है मैं समझा रही हूँ आपको, अभी ध्यान दो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नूर अपना सिर हिलाती है और मायरा उसे समझाने लगती है। तभी सारा वहां से निकलकर एक कोने में आती है और देखती है कि कैसे वो दोनों अपने में ही खोई हुई है। तभी सारा अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है और जब आगे वाला इंसान सारा का फ़ोन उठा लेता है तभी सारा उससे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है। हाँ जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं, बट उससे बुरा भी नहीं है। ओक बाय। इतना कहकर सारा फ़ोन कट कर देती है और फिर चुपचाप से अपने फ़ोन में नूर और मायरा की फ़ोटो लेती है जो अभी भी सब कुछ भूलकर अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे। सारा वो फ़ोटो किसी के नंबर पर सेंड करती है और फिर एक शैतानी स्माइल के साथ कहती है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। शायद हमारे साथ बाबाजी भी है और हमारी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा है। इतना कहकर सारा चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तब तक मायरा भी नूर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है और तभी मायरा नूर की तरफ देख उससे पूछती है, डॉल आपको समझा ना? दिदू ने जो समझा। मायरा अपनी धुन में ये भूल गई थी कि अभी सिचुएशन पहले वाली नहीं है और शायद इसी के चलते उसने नूर को डॉल बोल दिया, जो मायरा 17 साल पहले नूर को बुलाती थी। नूर के लिए सबने प्यारे प्यारे निकनेम्स रखे थे।
जैसे मायरा और ईशान की डॉल, सारा और अथर्व की बनी एंड अंश की बेबी लव। वैसे अंश ने बहुत सारे और प्यारे से नेम्स दिए थे नूर को, पर बेबी लव स्पेशल था और उसके लिए अंश बहुत ज़्यादा पजेसिव भी था। अगर घर में किसी ने नूर को गलती से भी बेबी लव कह दिया तो उसको अंश के गुस्से का सामना करना पड़ता था। वक्त के साथ वो सब कुछ बदल गया और अभी सब नूर को उसके नाम से ही बुलाते हैं या फिर उसके दूसरे स्पेशल नेम से, जो था खूनी और मर्डरर। जब मायरा को अपनी कही गई बात का एहसास होता है तब वो झट से अपने आप पर काबू रखते हुए नूर से कहती है, आपको समझा जो मैंने आपको समझाया है नूर। समझा तो ठीक है, पर अगर नहीं समझा तो खुद समझ लेना। इतना कहकर मायरा वहां से उठती है और बाहर चली जाती है। सारा भी उसके पीछे आती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ये क्या था मायू? डॉट यू कॉल्ड हर डॉला यशो। तुमने उसकी हेल्प क्यों की? तभी मायरा बिना किसी इमोशन के सारा से कहती है, जब बात नूर की स्टडी की आती है तभी अंश भाई भी उसे नहीं रोकते तो मैं क्यों रोकूं, और वैसे भी उसको मम्मा का सपना ही पूरा करना है ना, तो करने दो। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। डू यू वॉन्ट्स टू कम विथ मी सारा? तभी सारा मायरा से कहती है, नहीं मुझे कुछ काम है तो तुम जाओ, मैं अपने ड्राइवर को बुला लूंगी। सारा की बात सुनते ही मायरा अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सारा जिस तरफ मायरा गई है उस तरफ देखते हुए कहती है, जिस दिन हमारा प्लान कंप्लीट होगा ना, वो दिन हम दोनों, सारा और बहुत जल्दी पता चलेगा कि सेलिब्रेशन का दिन होगा जिसका हम दोनों बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कॉलेज का टाइम ओवर होने के बाद नूर सीधा उस कैफ़े में जाती है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। उस गंदी बदबू से नूर का सिर चकरा रहा होता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है, पर वो बिना अपने ऊपर ध्यान दिए चुपचाप अपना काम पूरा करती है। जब उसके घर जाने का वक्त होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो नूर को थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि मुंबई की सड़कें कभी खाली नहीं होती, पर रात के समय कुछ दरिंदे अपनी शिकार की ताक में वहां बैठे होते हैं। पर आज शायद नूर की किस्मत सच में अच्छी थी कि वो लड़की जिसने नूर को काम दिया था, नूर को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है और ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है। अगली सुबह नूर रोज की तरह जल्दी जल्दी से अपना सुबह का सारा काम पूरा करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है, पर आज उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नूर उन सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कैफे में आए कुछ कपल्स को उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी देती है। नूर एक बार अपनी नज़र उठाकर अपनी चारों तरफ देखती है, जहां वो कपल्स कुछ बहुत ही नास्टी चीजें कर रहे होते हैं जो उन्हें उस 17 साल की बच्ची के आगे नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की निशा, नूर को जॉब देने वाली, नूर के पास आती है और उसे एक ट्रे देती है जिसमें एक शराब से भरी बोतल और 2 कांच के खाली ग्लास होते हैं। निशा नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जाओ ये ऊपर तीसरे नंबर के रूम में देकर आओ। नूर चुपचाप वो ट्रे लेती है और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाती है। जब वो उस रूम के पास आती है तभी उस रूम के अंदर से उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तभी नूर अपने आप से ही कहती है, ये तो किसी गर्ल की चिल्लाने की आवाज़ है ना। अंदर कोई लड़की तकलीफ में है क्या? हाँ होगी, तभी तो ऐसे चिल्ला रही है ना। नूर तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया था कि जो बच्चे सबकी हेल्प करते हैं वो अच्छे होते हैं, और मैं तो मम्मा की अच्छी बच्ची हूँ ना, तो मैं हेल्प कर देती हूँ। पर कैसे? तभी उसका ध्यान दरवाजे पर पड़ता है जो बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ था, तो नूर उस दरवाजे को बहुत धीरे से और बिना कोई आवाज़ करते हुए खोल देती है। उस बच्ची को ये नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या चल रहा था, और उस दरवाजे को खोलकर नूर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। वो तो बहुत मासूम है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जैसे ही नूर वो दरवाज़ा खोलती है, उसके आगे का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके आगे उस रूम में बेड पर एक लड़का एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था और उन दोनों की कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से कवर थी, पर उनकी ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी जो नूर को साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़का उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ ही में उस लड़की के एक ब्रेस्ट को सक भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की चीख रही थी। नूर अपनी आंखों के आगे ये सब देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब नूर ने ये सब देखा था। अपने आगे का नज़ारा देखते ही नूर के हाथ पांव कांपने लगते हैं और उसके हाथ में पकड़ी ट्रे नीचे गिर जाती है। आवाज़ की वजह से वो कपल अपना वक्त वही रोकते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां अभी नूर होती है, पर जैसे ही नूर उन दोनों को और वो दोनों नूर को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो कपल कोई और नहीं, वो सोनाली और उसका ही क्लासमेट पारस था जो इस वक्त यहाँ इस कैफ़े में मज़े कर रहे थे। जब वो दोनों नूर को वहाँ देखते हैं तभी पारस सोनाली से कहता है, अबे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, और अगर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड अंश को इसने हमारे बारे में कुछ बता दिया तो वो मेरे चिथड़े चिथड़े कर देगा।
तभी सोनाली नूर की तरफ देखते हुए पारस से कहती है, तुम अपना काम कंटिन्यू करो पारस, और रही बात इस लड़की की तो ये अंश को कुछ नहीं बताएगी। अगर इसने बता भी दिया तो क्या तुम्हें सच में लगता है वो इसकी बात पर यकीन कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। बट आज मैं इस लड़की को हमारे मोमेंट्स खराब करने के लिए अच्छी सज़ा दिलवाऊंगी, वो भी उस अंश से ही। अभी तुम शुरू हो जाओ, इसका बाद में देखेंगे। पारस सोनाली की बात मानकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो वही नूर को ये सब बहुत गंदा लगता है। नूर झट से वो दरवाज़ा बंद कर देती है और हड़बड़ी में उसके पैर में कांच लग जाता है, जो उस बॉटल और ग्लास के टूटने की वजह से जमीन पर बिखरा हुआ था। नूर बिना अपने पैर की चोट पर ध्यान दिए नीचे आती है और अपने काम में लग जाती है। आधे घंटे बाद वो दोनों सोनाली और पारस नीचे आते हैं और उस कैफ़े के मैनेजर से नूर की कंप्लाइंट करते हैं, जिसकी वजह से वो नूर को जॉब से निकाल देता है और उसे अपने एक दिन के काम का एक पैसा भी नहीं देता। बेचारी बच्ची की वो जॉब भी चली जाती है, तो वही सोनाली नूर की तरफ देख उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उससे कहती है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देती हूँ। चलो पारस। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नूर भी उस कैफ़े से बाहर आ जाती है। पर अभी उसके पास 1 घंटा बचा था कॉलेज जाने के लिए, तो वो थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मंदिर में जाती है, जो असल में एक गणेश जी का मंदिर था। उस मंदिर में जाते ही नूर गणेश जी की मूर्ति के आगे अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, गणू बाप्पा आपने तो ये बहुत गलत किया ना, फिर से मेरी जॉब ले ली, अभी नूर पैसे कैसे कमाएगी? मुझे तो बहुत भूखी लगी है, अब आप ही मेरे को खाना दो प्लीज़। इतना कहकर नूर मंदिर के एक साइड में बैठ जाती है और अपनी प्यारी प्यारी और नीली आंखों से इधर उधर देखने लगती है। फिर उसका मन होता है कि वो बाहर जाए, तो वो जैसे ही बाहर आती है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो इस वक्त मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाने के लिए दाल चावल दे रहा होता है। खाना देखते ही नूर की आंखें चमकने लगती है और वो पीछे गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू गणू बाप्पा, मुझे पता है ये आपने किया है मेरे लिए, लव यू। इतना कहकर नूर उस आदमी के पास जाती है और जब वो नूर की तरफ देखता है तभी नूर उससे कहती है, क्या आप मुझे भी खाने के लिए थोड़ा दाल चावल दे सकते हो अंकल? इस पर वो आदमी नूर से कहता है, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम भी यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। उसकी बात सुनते ही नूर एक भिखारी के बाजू में बैठ जाती है और वो आदमी नूर को भी एक पेपर प्लेट में दाल चावल देता है। इतने दिनों बाद ऐसा खाना देखकर नूर उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है, जैसे कोई उसका खाना लेकर भाग जाएगा। उसके पास बैठे हुए भिखारी भी नूर को बहुत अजीब तरफ से देखने लगते हैं, पर नूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने खाने में ही बिजी होती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नूर के कॉलेज का टाइम हो जाता है, तो वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। पूरे 40-45 मिनट पैदल चलकर वो कॉलेज पहुंची और तभी उसने देखा कि ठीक उसी समय अंश की रोल्स रॉयस गेट से अंदर आती है और फिर उसमें से अंश बाहर आता है और उसके साथ वो छिपकली सोनाली भी होती है। तभी वहाँ ईशान, मायरा और अथर्व सारा भी आते हैं। उन सबको देखकर नूर ना ही डरती है और ना ही खुश होती है। उसके एक्सप्रेशन तो ऐसे होते हैं जैसे उन लोगों के होने ना होने से नूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सोनाली की नज़र नूर पर पड़ती है तभी उसके दिमाग में सुबल की बात आती है और कुछ बहुत ही घटिया सा प्लान भी आता है, क्योंकि सोनाली अगर सबसे ज़्यादा नफरत किसी से करती थी तो वो नूर ही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह था अंश। भले ही अंश खुद नूर को सज़ा देता था, पर अंश के दिमाग में और शायद उसके दिल में अभी भी नूर ही थी, जिसकी वजह से सोनाली सिर्फ उसकी नेमसेक गर्लफ्रेंड थी, पर अंश ने कभी भी सोनाली को वो हक नहीं दिया था। अंश ने सोनाली को कभी वैसे इरादे से नहीं छुआ, यहाँ तक कि उसने कभी सोनाली को किस तक नहीं की, ना ही फॉरहेड किस और ना ही चीक्स किस, और शायद इसीलिए सोनाली दूसरे लड़कों के साथ बाहर अपना मुंह मारती थी। नूर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी बराबरी खुद मायरा तक नहीं कर सकती थी। सोनाली हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी नूर को चोट पहुंचाने के लिए, उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए, और उसे वो मौका भी मिलता था अंश के बदले की वजह से। आज भी शायद सोनाली को कुछ ऐसा ही करना था, तो उसने वहां उस भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों की तरफ देख उन्हें कुछ इशारा किया और सोनाली का इशारा मिलते ही उन लड़कों के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। तभी वो 2 लड़के थे, नूर की तरफ बढ़े और फिर उससे जानबूझकर टकराए, जिसकी वजह से नूर वही जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गई और शायद नीचे गिरने की वजह से उसके घुटनों में चोट भी लगी हो, पर हमेशा की तरह आज भी नूर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन दोनों लड़कों में से पहला लड़का नूर से कहता है, अरे गिर गई, आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर हंसने लगता है। इनफैक्ट अभी वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स नूर पर हंसते हैं और उनको यूँ खुद पर हंसता देख नूर भी खुद हंसती है। तभी नूर बहुत मुश्किल से उठती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। इस पर सोनाली अंश और उन 5 की तरफ देख उनसे कहती है,
चलो ना गाइज हम कैंटीन चलते हैं वो से। तभी मायरा सोनाली की बात से सहमत होते हुए उनसे कहती है, हाँ चलो आज मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया घर में तो मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। इस पर सोनाली नूर की तरफ देख अपनी नफरत भरी आवाज में उससे कहती है, सुनो तुम भी चलो हमारे साथ हमारा ऑर्डर लेके आना, वैसे भी तुम तो हो ही अंश की नौकर। सोनाली की बात सुनकर अंश अपने एक हाथ की मुट्ठी कस लेता है पर कुछ भी नहीं बोलता और उनके साथ कैंटीन की तरफ चला जाता है। नूर भी किसी लॉस्ट पपी की तरह उनके पीछे कैंटीन में जाती है और फिर वो लोग जो जो उसे लाने के लिए बोलते हैं नूर वो सब कुछ लेने के लिए कैंटीन के काउंटर पर जाती है। उन लोगों ने जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जो एक बार में ला पाना मुश्किल था और नूर जैसी बच्ची के लिए तो ये इम्पॉसिबल था। पर नूर जैसे तैसे करके वो सब कुछ लेकर आ ही रही होती है कि तभी सोनाली की एक फ्रेंड नूर के रास्ते में अपना पैर रख देती है। उस बड़ी सी ट्रे की वजह से नूर नीचे देख नहीं पाती और फिर उस लड़की के पैर में अटक कर नीचे गिर जाती है और सारी चीज़ें भी जमीन पर होती है। नूर को ऐसे देख सोनाली उस लड़की को अपने हाथ से इशारा करती है और फिर अपनी जगह से उठते हुए नूर की तरफ आती है। इससे पहले कि नूर कुछ कहे या कुछ करे सोनाली नूर को उसके बालों से पकड़ लेती है और उसे फर्श पर से अपने पैरों पर उठाते हुए उससे कहती है, एक छोटा सा काम बताया था मैंने तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हुआ। खुद तो गिरी ही और साथ में पूरा खाना भी गिरा दिया। तुम्हें पता भी है कितना महंगा है ये और अब इसके पैसे क्या तुम दोगी। सोनाली ने नूर के बालों को बहुत कस के पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से नूर को अंदर से काफ़ी तकलीफ हो रही थी पर उसके चेहरे पर दर्द की वजह से एक शिकन तक नहीं आई थी। तभी सोनाली आगे नूर से कहती है, नहीं रुको तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं एक अच्छा सबक सिखाती हूँ ताकि तुम फिर ऐसी कोई गलती ना करो।